जब मैनेजर लक्की को बाहर निकालने के लिए आ गया था और सभी की नजरें उसे और साक्षी को हीन भावना से देख रही थीं, तभी लक्की ने कहा कि यहां पर फ्री में नहीं खाने आया था। उसने यहां आने के लिए एक टेबल बुक की थी। ये सुनते ही डिम्पल और राहुल समेत बाकी लोग चौंक गए थे। यहां तक कि साक्षी को भी ऐसा ही लग रहा था कि लक्की उसके साथ मजाक कर रहा था। क्या कहा तुमने? यहां तुमने टेबल बुक की है? डिम्पल ने चौंकते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे किसी ने कहा हो कि नदी रेगिस्तान में बहती है। लक्की की बात सुनते ही डिम्पल को हंसी आ गई और वो राहुल को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर लक्की जैसा आदमी सन एंड मून में टेबल बुक कर सकता है तो या तो ये होटल बहुत सस्ता है या फिर ब्रेकअप की वजह से लक्की पागल हो गया है। जैसे ही डिम्पल ने लक्की के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि उसके चेहरे पर एक तरह की शर्म छा गई थी। बाकी लोग भी इस तमाशे का मजा ले रहे थे। उसके कपड़े को देखकर कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। देखिए, अब आप मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लीजिए। मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। अगर आप इसी तरह टाइम वेस्ट करते रहे और यहां से नहीं निकले तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैनेजर ने अपने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा। साक्षी भी इस धमकी की वजह से और ज्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लक्की के झूठ में उसका साथ दे और अभी थोड़ा पैसा देकर टेबल बुक कर ले या उसे उसके हाल पर छोड़कर वहां से निकल जाए। ये बात साफ थी कि साक्षी के पास इतना पैसा नहीं था और ना ही लक्की के पास। तो फिर तुम यहां पे ढीठ की तरह ऐसी फजीयत क्यों करवा रहा है अपनी? साक्षी ने घूरते हुए लक्की को देखा और अपने आप से पूछा। उधर लक्की मोटे से बरगद के पेड़ की तरह उन सबके बीच खड़ा था। सबकी नजरें उसे तूफानों की तरह घूरे जा रही थीं, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रहा था। लक्की ने गहरी सांस ली और मैनेजर से बोला, मैंने आपकी होटल में टेबल नंबर 8 बुक की है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। इससे पहले कि लक्की आगे कुछ कह पाता, उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मैनेजर को मैसेज दिखाने लगा, जिसमें उसकी टेबल बुकिंग का की इन्फॉर्मेशन था। अरे वाह, झूठ पर और एक झूठ। क्या नंबर बताया तुमने अपनी टेबल का? 8 क्या बात है? लेकिन 8 नंबर टेबल पर तो हमारी बुकिंग है, उस पे तो हमारा ऑर्डर है। लक्की, थोड़ा ढंग का झूठ तो बोलो, डिम्पल ने कहा और लक्की की ओर देखने लगी। राहुल, साक्षी और बाकी के लोग भी लक्की को ऐसे ही देख रहे थे जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। उधर मैनेजर ने लक्की के हाथ से उसका फोन लिया और उस मैसेज को देखने लगा। जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने रिस्पेक्ट के साथ लक्की को उसका फोन लौटाते हुए कहा, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। चलिए, मैं आपको आपकी टेबल पर ले चलता हूं। डिम्पल मैनेजर के मुंह से लक्की के लिए सर सुनकर फिर चौंक गई। एक ही पल में खेल पलट गया था। उसने कहा, मैनेजर, तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? इसने जो मैसेज दिखाया वो सही है ना? हो सकता है कोई फेक मैसेज तुम्हें दिखा रहा हो। राहुल ने भी डिम्पल की बात सुनते ही अपना मोबाइल निकाला और अपनी बुकिंग का मैसेज मैनेजर को दिखाते हुए बोला, ये देखो, 8 नंबर टेबल पर मेरी बुकिंग है, उसकी नहीं। मैनेजर ने राहुल के फोन पर भी मैसेज देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सर, मैं समझ गया। आपने भी टेबल नंबर 8 ही बुक की है, लेकिन आपने एक ऑर्डिनरी टेबल बुक की है और सर ने 8 नंबर की रिजर्व टेबल बुक की है। क्या इसने रिजर्व टेबल बुक की है? डिम्पल ने मैनेजर की ओर फटी हुई आंखों से देखते हुए कहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लक्की ऐसा भी कुछ कर सकता था। कहां उसके पास ढाबे पर खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे और कहां आज उसने एक रिजर्व टेबल बुक कर ली थी जिसका दाम ऑर्डिनरी टेबल से 2 गुना ज्यादा था। डिम्पल को इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। इससे पहले कि डिम्पल इस बात को पचा पाती, मैनेजर लक्की और साक्षी को अपने साथ उनकी टेबल की ओर ले गया। जब वो लोग टेबल नंबर 8 के पास पहुंचे तो मैनेजर ने जो देखा उससे उसका दिमाग खराब हो गया। टेबल के ऊपर खाना पहले से लगा हुआ था और उससे भी बड़ी बात यह थी कि कस्टमर टेबल पर आया भी नहीं था। उससे पहले खाना खत्म होने की कगार पर आ गया था। 1 सेकंड सर, मैनेजर ने लक्की को देखते हुए कहा। लक्की ने देखा कि उसका चेहरा मारे शर्म के लाल हो गया था। उसने अपने पास खड़े एक वेटर को बुलाया और उसके कानों में बोला, ये क्या है? गेस्ट आकर खड़े हो गए और तुमने टेबल क्यों साफ नहीं करवाई? ये गेस्ट हैं भाई। सर, इस टेबल के गेस्ट तो कब के आ चुके हैं। वो खा ही रहे थे कि अचानक मैडम की ड्रेस पर सब्जी गिर गई और वो उसे ही साफ करने के लिए वॉशरूम गए। अरे अरे, गेस्ट ये हैं, ये दोनों गेस्ट हैं। तुमने किसको गेस्ट समझकर यहां बैठा दिया? मैनेजर ने उसके ऊपर चिढ़ते हुए कहा। अच्छा सर, मुझे 1 मिनट दीजिए, बस मैं अभी देखता हूं कि क्या गड़बड़ हुई है, वेटर ने कहा और तुरंत वहां से निकल गया।
इतने में डिम्पल और राहुल भी उस टेबल के पास आकर खड़े हो गए थे। जब उन्होंने मैनेजर के साथ लक्की और साक्षी को वहां खड़ा देखा तो डिम्पल बोली, अब तुम हमारी टेबल के पास क्या कर रहे हो? लक्की उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही मैनेजर ने उन दोनों से शालीनता से पूछा, माफ करना, लेकिन क्या आप दोनों यहां बैठे हुए थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? डिम्पल ने पूछा। इतने में वो वेटर आया और वो अपने साथ उसको भी ले आया जो लोगों को टेबल तक लेकर आता था। सर, ये बेवकूफ गलत लोगों को इस टेबल पे लेकर आ गया है। मैनेजर ने उस लड़के को घूर कर देखा। वो लड़का घबरा गया और सफाई देते हुए बोला, मुझे मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने अभी नया नया ज्वाइन किया है तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी टेबल कौन सी कैटेगरी की है। इन लोगों ने ऑर्डिनरी टेबल बुक की थी, लेकिन मैं ही इन्हें गलती से वीआईपी टेबल पे ले आया। मैनेजर ने उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए राहुल और डिम्पल की ओर देखा और बोला, जो भी कन्फ्यूजन हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये टेबल आप दोनों की टेबल नहीं है। आप लोगों की टेबल एक नॉर्मल टेबल है। अब क्योंकि इस टेबल के गेस्ट आ चुके हैं इसलिए आपको अपनी टेबल पर जाना पड़ेगा सर। डिम्पल ने जैसे ही ये सुना कि उसे लक्की की वजह से उस टेबल से उठकर जाना पड़ेगा तो उसे बहुत खीज आई। वो दुनिया में किसी के लिए भी वहां से उठकर जा सकती थी, लेकिन लक्की के लिए उसे उठना बिल्कुल मंजूर नहीं था। जी नहीं, हम यहां से नहीं जा रहे हैं, डिम्पल ने सपाट लहजे में कहा। अच्छा, तो आप इसी टेबल पर बैठकर खाना खाना चाहते हैं? मैनेजर भी दुविधा में पड़ गया था। अपने स्टाफ की गलती की सजा डिम्पल और राहुल को नहीं दे सकता था। हाँ, हमारा खाना यहीं है तो हम यहीं पर बैठकर खाएंगे। हम इस टेबल से उठकर कहीं और जाने वाले नहीं हैं, डिम्पल ने कहा और गुस्से से लक्की की ओर देखने लगी। लक्की को उसकी शक्ल देखकर अच्छा लग रहा था। वो जितनी बार लक्की को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती उतनी बार खुद ही उसे गुस्सा आ जाता। मैनेजर ने उन दोनों के बीच की तनातनी को देखते हुए गहरी सांस ली और बोला, ठीक है तो फिर, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि वीआईपी टेबल का रेट ऑन ऑर्डिनरी टेबल के रेट से ज्यादा है। होने दो, हम यहां खा सकते हैं तो हम क्यों ना खाएं, पैसों की हमें कोई परवाह नहीं है, डिम्पल ने राहुल की ओर देखते हुए कहा। आज वो किसी भी हाल में लक्की को जीतते हुए नहीं देखना चाहती थी। वो नहीं देख सकती थी कि लक्की उससे भी ऊंची किसी टेबल पर बैठकर उसी के सामने खाना खाए। वो लक्की से उसकी पोजीशन को छीन लेना चाहती थी। डिम्पल को भले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि इस टेबल के पैसे वो नहीं, राहुल दे रहा था। वैसे हमें और कितना रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, राहुल ने हिचकते हुए कहा। जैसे ही लक्की ने उसका ऐसा मुंह देखा उसे जोर से हंसी आ गई। उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमाया और धीरे से हंस दिया। सर, आपने जो अभी ऑर्डर किया है इसका 5,000 1,000 रिजर्वेशन का, बाकी 700 वीआईपी का, और जो बैंड आपके लिए अभी बजा कर गया उसका 2,000 और टेबल वेयर का 1,200। मैनेजर सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका था और वो सारी चीजों को जोड़कर राहुल का टोटल लगभग 15,000 के आसपास बैठ गया था। जैसे जैसे राहुल वैसा सुनता जा रहा था उसकी छाती में धक धक बढ़ती जा रही थी। उसका दिल जल रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किन शब्दों से अपनी बात रखे। वो अपने आप से मन ही मन कह रहा था, इतना महंगा तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा यार, लेकिन वो ये बात सबके सामने कह भी नहीं सकता था। डिम्पल, चलो किसी नॉर्मल टेबल पर ही चलते हैं, राहुल ने डिम्पल के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। अरे बाबू, यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है तो यहीं पर खाते हैं ना, डिम्पल ने उसे बड़े प्यार से मनाने की कोशिश करते हुए कहा। चलो डिम्पल, प्रॉब्लम हो जाएगा, राहुल ने फिर से उसे प्यार से फुसफुसाते हुए कहा। अरे हबी, आप हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, डिम्पल ने कहा। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, तुम्हें चलना है तो चलो वरना मैं जा रहा हूं, राहुल ने गुस्से से डिम्पल के ऊपर चिढ़ते हुए कहा। वो डिम्पल को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अगर वो फिर भी वहां बैठकर खाता तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता। जब डिम्पल को उसकी कही बात फिर भी समझ नहीं आई तो राहुल बिना उसकी परवाह किए वहां से निकल गया। वैसे उसे पहले से पता था कि डिम्पल के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला था। अब टेबल के नजदीक सिर्फ डिम्पल ही खड़ी थी और उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। आसपास के लोग उन्हीं को घूर कर देख रहे थे। डिम्पल मारे शर्म से मरी जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी जमीन के अंदर अपना चेहरा ढंसा दे। उन सब लोगों की नजरों को वो देख नहीं पा रही थी। उसने घूर कर लक्की को देखा और अपना बैग उठाकर वहां से निकल गई। उसके बाद मैनेजर ने तुरंत वेटर को टेबल साफ करने का इशारा किया और रिस्पेक्ट के साथ लक्की और साक्षी को उनकी जगह पर बैठाया।
फिर उनके लिए अलग अलग तरह की महंगी से महंगी डिशेस मंगाई गई। वो बैंड फिर से आया और उनके लिए संगीत बजाने लगा। जब तक लक्की और साक्षी खा रहे थे, तब तक दो वेटर सिर्फ उन्हें सर्व करने के लिए ही वहीं पर खड़े हुए थे। उधर इतनी बेइज्जती होने के बाद भी डिम्पल और राहुल वहां से निकले नहीं थे। भले ही राहुल वहां से जाना चाह रहा था, लेकिन डिम्पल सन एंड मून जैसी जगह का खाना छोड़कर नहीं जाना चाह रही थी। उसने राहुल को थोड़ा मनाया और फिर दोनों 8 नंबर की ऑर्डिनरी टेबल पर आकर बैठ गए। वहां से वो लोग लक्की और साक्षी को देख पा रहे थे। लक्की बहुत मजे से साक्षी के साथ अपने खाने को एंजॉय कर रहा था। उन दोनों को इतने मजे से उस टेबल पर बैठा देख डिम्पल का मुंह सूज गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लक्की जैसा आदमी इतनी महंगी जगह पर बैठकर खाना कैसे खा सकता है। लक्की को वहां बैठा देखकर तो डिम्पल के गले में खाना भी नहीं उतर रहा था। इधर साक्षी का भी वही हाल था जो डिम्पल का था। उसके मन में भी लक्की के लिए कई सारे सवाल थे जिन्हें वो पूछना चाह रही थी, लेकिन उसे हिचक हो रही थी। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर लक्की जैसा आदमी उसके साथ बैठकर इतनी महंगी टेबल पर कैसे खा सकता था। साक्षी को लग रहा था कि कहीं लक्की अपने साफ दिल के होने की वजह से और अपने भोलेपन की वजह से जबरदस्ती तो ये जहर नहीं पी रहा था। उसे लग रहा था कि लक्की कहीं जोश जोश में अपना ही नुकसान ना करवा रहा हो। जब उसने लक्की की शक्ल की ओर देखा तो पाया कि वो आराम से खाना खा रहा था। जैसे ही लक्की ने साक्षी को देखा तो बोला, क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही हो? पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हें यहां पर यह टेबल कैसे मिली। साक्षी ने आखिर अपने मन की बात पूछ ही ली थी। क्या मतलब कैसे मिली? मैंने टेबल बुक की है, अभी तो मैसेज दिखाया था मैनेजर को। लक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो मालूम है, लेकिन तुमने इतनी महंगी टेबल कैसे बुक कर ली? अभी तुमने सुना नहीं? वो मैनेजर राहुल को इस टेबल के पैसे जोड़कर बता रहा था। लक्की, तुम सच बताओ, तुमने ये टेबल कैसे बुक किया है? साक्षी ने अपनी जिद पर अड़ते हुए कहा। अरे चिल्ला बाबा, तुम खाना खाओ ना, मैं देख लूंगा। मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हें एम्बैरस नहीं होने दूंगा, लक्की ने कहा। साक्षी अपनी बातों से हिलने को राजी ही नहीं थी। उसने अपने हाथ से चम्मच को नीचे रखा और लक्की की ओर देखते हुए बोली, देखो लक्की, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं यहां से उठकर चली जाऊंगी। साक्षी के चेहरे पर उसकी चीड़ साफ नजर आ रही थी। लक्की समझ गया था कि अब वो साक्षी को सच नहीं बताता तो वो सच में उठकर चली जाती। लेकिन लक्की को डर भी लग रहा था कि अगर उसने साक्षी को अपना सच बता दिया तो हो सकता है उसके और साक्षी के बीच एक बहुत बड़ी दूरी आ जाए। अब ऐसे में लक्की क्या करने वाला था? क्या वो साक्षी को सच बताता या फिर कोई दूसरा झूठ बोलकर बच निकलता? क्या होगा जब डिम्पल कॉलेज में सबको यह किस्सा बताएंगे? जब साक्षी टेबल से उठने को थी तब लक्की को लगा कि उसके लिए जवाब देना जरूरी हो गया था, लेकिन वह साक्षी को अपनी सच्चाई बताकर उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता था। साक्षी उसकी उन दोस्तों में से थी जिसने उसका मुश्किल वक्त में साथ दिया था। ऐसे में लक्की उसे अपने स्टेटस की वजह से दूर नहीं रखना चाहता था। लक्की ने 2 पल सोचने के बाद एक बहाना बनाते हुए बोला, देखो, ऐसी बात है कि मेरी ना कल एक लॉटरी लगी, किसी को बताना मत। लॉटरी पूरे 1.5 लाख रुपए की थी। मैं लॉटरी की टिकट्स ना खरीदते रहता हूं और फाइनली कल जाकर मेरी लॉटरी खुली, इसलिए मैं तुम्हें यहां पर लेकर आया। साक्षी को पहले तो लक्की की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो लक्की के साथ इतना रहती थी, लेकिन उसने कभी भी उसकी जेब में लॉटरी की टिकट नहीं देखी थी। तुम सच बोल रहे हो, साक्षी ने कहा। अरे हां बाबा, वरना मैं इतना पागल थोड़ी हूं जो तुम्हें इतनी महंगी सी जगह पर लेकर आता। तुम तो जानती हो ना मेरी हालत क्या है, लक्की ने खिसियाकर मुस्कुराते हुए कहा। तो जब तुम्हें अपनी हालत का अंदाजा खुद ही है तो फिर तुम मुझे इतनी महंगी जगह पर क्यों लेकर आए? लक्की 1.5 लाख की ही लॉटरी लगी है, 1.5 करोड़ की नहीं है, जो तुम इतना उछल रहे हो, समझे? साक्षी ने उसे फटकारते हुए कहा। अरे इतना भी महंगा नहीं है, वैसे भी थोड़ा सा एंजॉय करना तो बनता है ना, लक्की ने फिर से खिसियाकर हंसते हुए कहा। हाँ लक्की, लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरह से पैसे नहीं उड़ाने चाहिए ना। तुमने सिर्फ इस खाने के लिए 15,000 रुपए खर्च कर दिए हैं, साक्षी ने उसे कड़े शब्दों में कहा। वो सच में लक्की की काफी फिक्र करती थी। अरे ठीक है, पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है। वैसे भी तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मेरे लिए मेरे दोस्तों से बढ़कर और कोई नहीं है। और फिर मैंने ही तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें ट्रीट देने के लिए सन एंड मून लेकर चलूंगा, तो सॉर्टेड है, लक्की ने कहा। और उसके शब्द सुनकर साक्षी के दिल में कुछ हलचल सी हो उठी थी। उसे लग रहा था कि लक्की कितना अच्छा है।
साक्षी ने फिर से अपनी चम्मच उठाई और खाना खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ डिंपल की जलन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर जब साक्षी और लक्की ने अपना खाना खत्म किया तो लक्की ने पेमेंट किया और दोनों होटल के बाहर आ गए। उधर राहुल और डिंपल आधा घंटे पहले ही निकल गए थे। वैसे राहुल को खाना खिलाने के बाद अपने साथ होटल ले जाना चाह रहा था, लेकिन डिंपल ने उसका मन इतना खराब कर दिया था कि उसने उससे कुछ कहा ही नहीं और उसे हॉस्टल के बाहर छोड़कर सीधा अपने घर के लिए निकल गया। इधर लक्की भी फिर से अपने हॉस्टल आ गया था और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया था। जब वो साक्षी के साथ बैठकर खा रहा था तब वो डिंपल के चेहरे पर उभरे एक एक भाव को देख पा रहा था। लक्की को लग रहा था कि भले ही डिंपल उसके मुंह से कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन उसकी शक्ल बहुत कुछ बता रही थी। लेकिन अब लक्की को उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने डिंपल को याद किया और अचानक ही लक्की के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अरे यार, ये मैं क्या कर रहा हूं? लक्की ने अपने आप से कहा। वो खुद के इस बिहेवियर से काफी शॉक्ड था। एक दिन था जब वो डिंपल के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए राजी था, लेकिन आज जब डिंपल के साथ उसके सामने इतना सब कुछ हो गया तो उसे डिंपल के ऊपर हंसी आ रही थी। उसे डिंपल की फजीहत पर खुशी हो रही थी। आज तो सिर्फ शुरुआत थी डिंपल। आज के बाद आगे से तुमने अगर कभी भी मुझे परेशान करने की कोशिश की ना तो मैं भी तुम्हें इसी तरह जवाब दूंगा जैसा मैंने आज दिया है, लक्की ने अपने मन में अपने आप से कहा। उधर डिंपल भी अपने पलंग पर लेट चुकी थी और उसके मन में ढेर सारे सवाल आ रहे थे। क्या लक्की सच में अमीर हो गया है या वो पहले से अमीर था और मुझे नहीं बता रहा था? कहीं वो मेरा टेस्ट तो नहीं ले रहा था? डिंपल ने अपने आप से पूछा। डिंपल इन सब सवालों के जवाब जानना चाहती थी और इसलिए उसने सोचा कि वो अपनी ईगो को साइड में रखेगी और साक्षी से जाकर इस बारे में बात करेगी। वो तुरंत अपने बिस्तर से उठी और साक्षी के कमरे की ओर जाने लगी। इधर साक्षी के कमरे में माहौल पहले से ही काफी गर्म था। सब लोग यही बात कर रहे थे कि साक्षी आज लक्की के साथ सन एंड मून में रिजर्व टेबल पर लक्की के साथ खाना खाकर आई थी। सब लड़कियों को इस बात की वजह से मन ही मन जलन हो रही थी। अरे डिंपल, आज तुम सब लोग सन एंड मून गए थे ना? तुम्हारी वहां साक्षी से मुलाकात हुई थी? एक छोटे बालों वाली लड़की ने डिंपल से पूछा। हाँ, डिंपल को इस बार जवाब देने में काफी संकोच हो रहा था। वो सन एंड मून तो गई थी और साथ ही वो साक्षी से मिली भी थी, लेकिन वो किस मुंह से बताते कि इन दोनों के बीच होटल में क्या हुआ था। इसलिए उसने उस छोटे बालों वाली लड़की के सवाल को इग्नोर किया और साक्षी की ओर इशारा करके बोली, साक्षी, तुम जरा 1 मिनट के लिए बाहर आ सकती हो? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। भले ही साक्षी को और डिंपल से किसी बारे में बात करने का कोई मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसकी बात सुनने के लिए बाहर आ गई थी। साक्षी, आज जो तुम लोग डिनर करने के लिए आए थे वो तुम उसे लेकर आई थी या लक्की तुम्हें वहां लेकर आया था? डिंपल ने इधर उधर की कुछ बातें पूछने के बाद सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा। साक्षी को मालूम था कि डिंपल उससे यही पूछने वाली थी, इसलिए उसने कहा, वो मुझे लेकर गया था। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? साक्षी ने पूछा। साक्षी, लेकिन वो इतना पैसा लाया कहां से था? डिंपल ने पूछा। तुझे इससे क्या मतलब है? साक्षी ने तुरंत उसे जवाब दिया। उसके सवाल को सुनते ही वो चौकन्नी हो गई थी। वो समझ गई थी कि डिंपल ये सवाल इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उसके लक्की की चिंता थी। उसका इस सवाल को पूछने के पीछे का मकसद कुछ और ही था। अरे यार साक्षी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? भले ही मेरे और लक्की के बीच अब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी चिंता होती है ना। अब क्या मुझे उसकी चिंता करने का भी कोई राइट नहीं है? डिंपल ने तुरंत अपने चेहरे को एक मुस्कान के साथ ढकने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन साक्षी को भी उसका असली चेहरा जैसे समझ में आ रहा था। डिंपल को लग रहा था कि वो और साक्षी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और लक्की के जाने के बाद भी उन दोनों की दोस्ती में कुछ नहीं बदला था। लेकिन साक्षी को डिंपल का चेहरा दिख गया था। बताओ ना साक्षी, लक्की के पास इतने सारे पैसे कहां से आए? डिंपल ने फिर से पूछा। उसकी लॉटरी लगी है 1.5 लाख की, साक्षी ने कहा और डिंपल का चेहरा देखने लगी। 1.5 लाख की लॉटरी? डिंपल का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लक्की जैसे अनलक्की इंसान की किस्मत भी इतनी चमक सकती थी। क्या हुआ डिंपल? साक्षी ने पूछा। लेकिन डिंपल को अपनी मुंह से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसका चेहरा ही सब कुछ बयां कर रहा था। जब साक्षी को एहसास हुआ कि डिंपल आगे कुछ नहीं बोल पाएगी तो साक्षी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लक्की की फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही ठीक नहीं है, लेकिन लॉटरी के इस पैसे से उसका काफी बर्डन कम हो जाएगा।
वैसे तुम उसके पैसों के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? साक्षी ने डिंपल के मन में झांकने की कोशिश करते हुए कहा। अरे साक्षी, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं उसके पैसे के बारे में क्यों सोचने लगी? डिंपल ने कहा। लेकिन वो अपने मन में अपने आप से यही कह रही थी, अगर वो मेरे साथ होता ना, तो मैं चुपचाप उसका सारा पैसा अपने हाथ में ले लेती। इधर अगले दिन जब दोपहर में कॉलेज की कोई क्लास नहीं थी, तो लक्की हमेशा की तरह किताब पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में चला गया। लक्की जो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की ओर जा ही रहा था, तो उसे पीछे से किसी की आवाज आई। लक्की। लक्की ने इस आवाज को सुनते ही पहचान लिया था। यह उस लड़की की आवाज थी जिसे वो कभी भूल नहीं सकता था। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि डिंपल खड़ी थी। उसने वही सफेद ड्रेस पहनी हुई थी जो लक्की ने उसे लाकर दी थी। उस ड्रेस को देखते ही लक्की समझ गया कि आगे क्या होने वाला था। उसकी शक्ल देखते ही लक्की को मन ही मन हंसी आ रही थी। उसे मालूम था कि डिंपल ऐसा ही कुछ करने वाली थी। लक्की सीढ़ियों के ऊपर रुका हुआ था और डिंपल सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए लक्की के पास जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी और फिर बड़ी मिठास के साथ लक्की से पूछने लगी, लक्की, क्या मैं इस ड्रेस में अच्छी लग रही हूं? बात क्या है वो बताओ सीधा। लक्की ने सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा। उसकी आवाज को सुनकर ही डिंपल समझ गई थी कि वो आज नाराज था। डिंपल को लक्की का इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना मुंह गोल सा बनाया और बोली, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हमने इतना सारा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। हमारी एक दूसरे के साथ इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं। फिर तुम मेरे साथ इतना रूडली क्यों बिहेव कर रहे हो? डिंपल ने कहा और लक्की की ओर एक कदम बढ़कर उसका शर्ट खींच लिया। जब भी लक्की से उसे कोई बात मनवानी होती तो वो इसी तरह से लक्की का शर्ट खींच लेती थी। जैसे ही वो इस तरह से लक्की के कपड़े खींचती तो लक्की भी उसकी तरफ पागलों की तरह खींचा चला जाता था। लेकिन आज कुछ अलग ही हुआ। जैसे ही डिंपल के हाथ लक्की के कपड़ों पर आए, लक्की ने उसके हाथों को झिड़क दिया। फिर लक्की ने उसे घूरते हुए देखा और बोला, अगर कोई बात नहीं है तो मुझे जाना है, काम है मुझे। लक्की ने कहा और वो लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हो गया। उसका इस तरह का बर्ताव देखकर तो डिंपल अपनी जगह पर मानो जम ही गई थी। इससे पहले तो लक्की उसे गरीबी में भी रानी बनाकर रखता था, लेकिन आज तो उसने उसे जरा सा भी भाव नहीं दिया। कुछ ही दिनों में लक्की में इतना बदलाव आ जाएगा। डिंपल को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लक्की, मेरा मन कर रहा है ना कि तेरा मुंह तोड़ दूं। इतनी जल्दी तेरे दिल की सारी फीलिंग्स खत्म हो गई। जो तू प्यार मुझसे करता है तो उसे तू भूल गया। डिंपल ने अपने आप से कहा और जमीन पर पैर पटकने लगी। फिर वो जाते हुए लक्की को रोकने के लिए बोली, लक्की। लक्की, उसकी आवाज बहुत तेज थी। जैसे ही वो इतनी जोर से चिल्लाई, आस-पास पढ़ने वाले लोग सभी उसकी ओर देखने लगे। सबकी नजरें डिंपल की ओर टिक गईं। लाइब्रेरियन भी उसकी ओर देख रहा था। तुम क्या मुझे एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हो? पिछले साल जब ढेर सारे लोग मेरे पीछे पड़े थे, जब ढेर सारे सरकारी नौकरी करने वाले के बेटे, ढेर सारे बिजनेसमैन के बेटे और ऐसे लड़के जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी थी, उन सबको छोड़कर मैं तुम्हारे पास आई थी। मैंने उन सबको रिजेक्ट करके तुम्हें सेलेक्ट किया था। मैं तो तुम्हारे साथ कहीं भी खाने को, कहीं भी जाने को राजी हो जाती थी। मैंने तुम्हारे साथ सड़क के गोलगप्पे भी खाए और टपरी की चाय भी पी है। पर मैंने तुम्हारे साथ कभी इतनी बुरी तरह से बिहेव नहीं किया जितना तुम अभी मेरे साथ कर रहे हो। क्या तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है? डिंपल ने उसी तरह से सबके सामने चिल्लाते हुए कहा। वो जितनी जोर से हो सकता था उतनी जोर से चिल्ला रही थी। जब उसने अपनी बात खत्म की तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसकी बातें सुनकर सबको ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत ही सच्ची और ईमानदार प्रेमिका थी जिसके साथ लक्की ने धोखा किया था। सभी लोग जो वहां बैठे थे वो डिंपल की इस तरह की बातों को सुनकर उसकी ओर आकर्षित हो गए थे और अब वो लक्की के जवाब का इंतजार कर रहे थे। गधे, अबे ओ गधे, इस बेचारी ने तेरे लिए इतना कुछ किया और तू इसी को छोड़कर जा रहा है। ये बहुत ही बुरी बात है। कुछ लड़कियों ने डिंपल की तरफदारी करते हुए लक्की से कहा और डिंपल को शांत करवाने लगी। अरे तुम इस पागल के पीछे क्यों पड़ी हो? छोड़ो इसका चक्कर। एक लड़की ने डिंपल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अरे तुम तो फूल के जैसी हो और फूल गोबर में पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता। उसे तो फ्लावर वास में होना चाहिए। इस जैसे लड़के के लिए तुम्हें उदास होने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक और लड़की ने डिंपल की दूसरी ओर आकर खड़े होते हुए कहा। लक्की को इधर ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर डिंपल करना क्या चाह रही थी। जो भी वो कह रही थी, लक्की को मालूम था कि वो सच नहीं था।
ना तो कोई सरकारी दफ्तर में काम करने वाला लड़का और ना ही कोई बिजनेसमैन का लड़का डिंपल का पीछा कर रहा था। और भले ही वो गरीब था, लेकिन जब भी वो कभी होटल में कमरा लेते तो लक्की ने कभी 1,000 रुपए से कम का कमरा नहीं लिया था। और कमरे में जाने के बाद भले ही डिंपल उसके साथ चली जाती थी, लेकिन वो उसे कभी छूने नहीं देती थी। इधर लक्की को भी कुछ लड़कियों ने घेर लिया था। वो उसके आसपास आकर खड़ी हुई और बोली, अरे बेचारी, इतनी अच्छी लड़की है, फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? एक लड़की ने कहा, इससे पहले कि लक्की उसे कुछ कह पाता। दूसरी लड़की ने कहा, देखना, बाद में तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। अगर तुमने इस लड़की के साथ फिर से पेचअप नहीं किया तो हम तुम्हें पूरे कॉलेज में बदनाम कर देंगे। इससे पहले कि और लड़कियां कुछ कहती, डिंपल लक्की के पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर उसे एक और ले जाने लगी। लक्की को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डिंपल उससे क्या चाहती थी। क्या डिंपल फिर से लक्की को किसी जाल में फंसाने वाली थी, या इस बार लक्की उससे बचकर निकल जाता? डिंपल लक्की को सब लोगों से दूर करते हुए अपने साथ एक कोने में ले आई थी। लक्की को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डिंपल ये सब क्यों कर रही थी। डिंपल ने उसका हाथ पकड़ रखा था और उसे अपने साथ लाइब्रेरी से बाहर ले आई थी, और उससे पहले कि लक्की उससे अपना हाथ छुड़ा पाता, उसने उसे गले लगा लिया। अरे तुम करना क्या चाह रही हो? लक्की ने डिंपल को अपने से दूर करते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में 1.5 लाख की लॉटरी लगी है? डिंपल ने लक्की की ओर देखते हुए कहा। लक्की पहले तो उसके सवाल से सक पका गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, हाँ, मुझे 1.5 लाख की लॉटरी लगी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से कोई लेना देना होना चाहिए। लक्की ने उसे भाव न देते हुए कहा। वो मन ही मन समझ गया था कि आखिर डिंपल उसके पास क्यों आई थी और वो क्यों उससे इतना ज्यादा चिपक रही थी। लक्की को डिंपल के इस व्यवहार पर हंसी आ रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डिंपल जैसी लड़की पैसे के लिए इतनी पागल हो सकती है। लेकिन इधर लक्की के मुंह से डिंपल के लिए निकले इन शब्दों ने उनका दिल बैठा दिया था। वो उसे बिल्कुल भाव नहीं दे रहा था। डिंपल को लग रहा था कि उसकी दाल इतनी आसानी से गलने वाली नहीं थी। अरे, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम भूल गए हम दोनों ने कितना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है? हमारी एक दूसरे के साथ कितनी अच्छी मेमोरीज है, डिंपल ने कहा और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। देखो, अगर 1.5 लाख मिलने से पहले तुम मुझसे ऐसे गले मिलती और ऐसे मुस्कुराती ना, तो तुम्हारी कसम में हंसते हंसते सारा पैसा तुम्हारे हाथ पे रख देता। मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं फिर से बेवकूफ नहीं बनना चाहता। मुझे ये बात समझाने के लिए, इनफैक्ट रियलाइज करवाने के लिए थैंक यू कि तुम्हें प्यार की भूख नहीं है, पैसों की है, और तुम्हें कितना भी पैसा दिया जाए तुम्हारी भूख कभी शांत नहीं होने वाली है, लक्की ने कहा और डिंपल की शक्ल देखने लगा। डिंपल की आंखों में वो पहली वाली चमक नहीं रह गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे खींचकर तमाचा लगा दिया था, और अब वो रियलिटी में आ गई थी। इधर लक्की भी काफी वक्त से उसे ये सब कहना चाह रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। उसके अंदर ये सब भरा हुआ था जो उसने आज बाहर निकाल कर रख दिया था। जैसे ही वो सब उसके अंदर से बाहर निकला, उसको अंदर ही अंदर अच्छा महसूस होने लगा था। लक्की ने डिंपल की आंखों में आखिरी बार देखा, फिर उसके हाथ से अपना हाथ अलग किया और आगे निकल गया। ठीक उसी वक्त डिंपल को आज सच में बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि लक्की ने उससे जो कहा वो बहुत ही ज्यादा था। उसे इस चीज का बुरा नहीं लग रहा था कि उसने लक्की के साथ ब्रेकअप कर लिया था। उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि अगर वो लक्की के साथ थोड़े दिन बाद ब्रेकअप करती तो शायद वो 1.5 लाख उसके हो जाते। जैसे ही उसने लक्की को जाते हुए देखा, डिंपल बहुत नर्वस हो गई। अगर आज उसने ये मौका गंवा दिया तो फिर उसे जिंदगी भर इसका पछतावा होने वाला था। इसका मतलब ये भी था कि लक्की के 1.5 लाख पर उसका हक नहीं था। लक्की, डिंपल जोर से चिल्लाई। चाहे जो भी हो, आज वो अपना इतना बड़ा ईगो साइड में रखकर उससे मिलने के लिए आई। उसने उसकी ड्रेस पहनी, उसने उसे गले लगाया। वो इतनी आसानी से अपने 1.5 लाख को जाने नहीं देने वाली थी। उसने देखा कि उसकी आवाज लेने के बाद लक्की रुक गया। डिंपल जोर से भागी और लक्की को पीछे से गले लगा लिया और अपना चेहरा उसकी पीठ में ढंसा दिया। लक्की, तुम बदल गए हो। अब तुम वो लक्की नहीं रहे जिससे मैंने प्यार किया था। तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने रूढ़ क्यों हो गए हो? डिंपल ने कहा। लक्की ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। डिंपल ने लक्की के शरीर को पकड़ रखा था, लेकिन लक्की उसकी छुअन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब डिंपल को लगा कि वो अभी भी पिघलने को राजी नहीं था, तो डिंपल ने उसे मनाने के लिए कहा, लक्की, मैंने तुमसे इसलिए ब्रेकअप किया
क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हो। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही कर रही थी। डिम्पल बोलते हुए अब लक्की के पीछे से उसके सामने आ गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जिसके दम पे वो लक्की को पिघला देना चाहती थी। उसने आगे कहा, पहले जो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे तो तुम मेरे लिए बहुत मेहनत करते थे। तुम मेरे लिए गिफ्ट्स लाते थे, कॉस्मेटिक्स लाते थे, कपड़े लाते थे, मुझे बाहर घुमाने ले जाते थे, खिलाते थे, और मैं जानती हूं कि इस वजह से तुम्हें बहुत सारा इधर उधर का काम करना पड़ता था। जब तुम्हें ऐसे परेशान होते देखा ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगता था कि मुझे भी कोई काम करना चाहिए, इसलिए मैं राहुल की कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने लगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं जॉब कर ही रही हूं तो फिर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगी, इसलिए थोड़े दिन सोचने के बाद मैंने तुमसे ब्रेकअप कर दिया लक्की। अच्छा, सच में? लक्की ने डिम्पल से पूछा। उसे ब्रेकअप का ये रीजन तो काफी स्ट्रांग लग रहा था। तुम्हें अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा? डिम्पल ने और गंभीर भाव अपने चेहरे पर लाते हुए पूछा। उसने देखा कि जब उसकी बात सुनकर लक्की चुप हो गया था तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी। उसने उसे मनाने के लिए आगे कहा, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब तुम्हारे पास, मतलब हमारे पास पैसे हैं लक्की, इसलिए अब तुम्हें भी और मुझे भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही हमें और पैसों की जरूरत है। लक्की उसके मन के भावों को समझ पा रहा था। जितना वो बोलती जा रही थी उतनी लक्की को उसके ऊपर घिन्न आ रही थी। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलता, डिम्पल ने कहा, लक्की, अब तुम्हें समझ आया कि मेरा ब्रेकअप के पीछे इंटेंशन क्या था, लेकिन अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डिम्पल ने कहा और बेचारी नजरों से लक्की की ओर देखने लगी। कहीं तुम मेरे साथ फिर से इसलिए तो नहीं आना चाहती हो क्योंकि मेरे पास अब पैसे हैं? लक्की ने डिम्पल की आंखों में गहराई तक देखते हुए कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है लक्की कि अब तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं तो तुम्हारे साथ तब भी थी जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। मुझे तुम्हारे पैसों से क्या मतलब? मुझे तो बस तुम्हारी चिंता होती है, डिम्पल ने लक्की की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखों में लक्की की सूरत कितनी जल्दी बदल गई थी। लक्की यही देखकर सकते में आ गया था। कल तक तो वो उससे आंख मिलाना भी पसंद नहीं कर रही थी, और आज है कि वो उसके ऊपर से आंख हटाने को भी राजी नहीं है। डिम्पल ने गहरी सांस ली और आगे बोली, लक्की, जब मैं तुमसे थोड़े दिन के लिए दूर हुई ना, तब मुझे असलियत में समझ आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। मैं अपने आप को ना तुमसे दूर रखने के लिए फोर्स कर रही थी। मैं ट्राई कर रही थी कि अगर मैं अपनी लाइफ में किसी और को ले आती हूं तो शायद मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। मैं तुमसे बुरी तरह से बिहेव कर रही थी ताकि मैं तुमसे नफरत कर सकूं, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। आज मैंने फाइनली गिव अप कर दिया लक्की। अब अगर तुम्हारी पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं होगा ना, तो भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। डिम्पल ने ना जाने कहां से ये सब कुछ कहते हुए अपनी आंखों में आंसू ले आई थी। उसने डबडबाई हुई आंखों से लक्की की ओर देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, लक्की, चलो आज फिर से हम दोनों ही साथ आ जाते हैं। हम दोनों फिर से एक साथ घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे। हम दोनों फिर से एक साथ एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे लक्की, डिम्पल ने कहा और फिर लक्की के हाथों में अपना हाथ डाल दिया। डिम्पल का ये रूप देखकर लक्की भी एक बार के लिए उसके सामने पिघल ही गया था। उसने भी उसके हाथ को और ज्यादा कसकर पकड़ लिया और फिर उसकी कमर में अपना हाथ डाल दिया। जैसे ही डिम्पल ने लक्की के हाथ को अपने कमर की इर्द गिर्द महसूस किया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने फिर से अपने वहीं बीते हुए दिन याद आ गए थे। मुझे तो लगा था कि अब तुम मेरे पास कभी वापस नहीं आओगे, डिम्पल ने लक्की के कंधे से अपने सिर को चिपकाते हुए कहा और उसके पेट पर अपना हाथ रख दिया। डिम्पल के चेहरे को अपने कंधे के पास महसूस कर लक्की को लग रहा था कि वो हमेशा डिम्पल के साथ ऐसे ही रहना चाहता था। उसे लग रहा था कि डिम्पल बदल गई थी, और अगर ऐसा था तो उसके लिए लक्की भी फिर से बदलने को तैयार था। डिम्पल, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हारे खाते में थोड़े पैसे ट्रांसफर कर दूं। 12-15 हजार, लक्की ने पूछा। पागल हो क्या? मैंने तुम्हें अभी तो कहा कि मैं ये सब पैसे के लिए नहीं कर रही हूं, इन्हें तुम अपने पास ही रखो, मुझे जब जरूरत होगी ना तो मैं तुमसे मांग लूंगी, डिम्पल ने कहा। उसकी शक्ल देखकर लक्की को उसके ऊपर विश्वास हो गया था। उसे सच में पैसों की कोई जरूरत नहीं थी और ना ही वो पैसों के पीछे भाग रही थी। वो लक्की से सच में प्यार करती थी और उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि डिम्पल अब उसे छोड़कर नहीं जाने वाली थी। लक्की ने उसके हाथ में अपनी उंगलियों को कसा
और फिर से दोनों कैंपस में घूमने लगे। दोनों कैंटीन की तरफ जा रहे थे। लक्की ने देखा कि वहां बाहर कोई इवेंट हो रहा था। कुछ लोगों ने एक छोटा सा टेंट लगा रखा था और कुछ बैनर्स भी लगे हुए थे। दोस्तों, हम लोग कॉलेज के पीछे वाली बस्ती से आए हैं। हम लोग उस बस्ती में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। उन्हें अपने माँ बाप के साथ काम पर जाना पड़ता है और इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाते। इसलिए हम आपकी मदद चाहते हैं। आपके छोटे से डोनेशन से उन बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। एक लड़की ने कहा और फिर लक्की और डिंपल के पास आकर खड़ी हो गई। उसने लक्की के हाथ में एक पर्चा थमा दिया और उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी। लक्की ने उस पर्चे को देखा और बोला, आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं डोनेट करना चाहता हूं। लक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। ये सीधा हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड है और पैसा सीधा हमारी संस्था के पास चला जाएगा। उस लड़की ने लक्की के हाथ में एक कोड थमाते हुए कहा। लक्की ने उस कोड को अपने फोन में स्कैन किया और फिर अपने फोन से अमाउंट डालने लगा। डिंपल चोर नजरों से ये देखने की कोशिश कर रही थी कि लक्की कितने पैसे देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसने पासवर्ड टाइप करना शुरू कर दिया था। 1,30,000 रुपए प्राप्त हुए। पीछे से एक मधुर सी रोबोटिक आवाज आई। जैसे ही सब लोगों ने यह सुना, सब लोग उस स्पीकर की ओर देखने लगे। इतना बड़ा अमाउंट तो कभी भी किसी ने डोनेट नहीं किया था। डोनेशन लेने वालों को अभी तक इतना डोनेशन भी नहीं मिला था जितना एक बार में ही मिल गया था। बाकी के लोग 10, 20 या 50 रुपए ही दे रहे थे, लेकिन यहां तो सीधा 1,30,000 रुपए आ गए थे। सब लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि इतने पैसे आखिर किसने दिए थे। वो लड़की लक्की के पास आई और उसने पूछा, क्या आपने ये डोनेशन दिया है? जी हां, मैं उन बस्ती के बच्चों की दिल से मदद करना चाहता हूं, लक्की ने कहा। जैसे ही लक्की के मुंह से ये बात निकली, सब लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। सर, आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम संस्था में लिखवाकर आपको सम्मानित करवाना चाहती हूं, उस लड़की ने कहा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ बच्चों की मदद करना चाहता था। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लक्की ने कहा और मुस्कुराने लगा। बाकी के लोग उसके इस एटीट्यूड के फैन हो गए थे। सब लोगों को लग रहा था कि लक्की वाकई एक बहुत अमीर आदमी था। लक्की ने एक बार सबको देखा और फिर डिंपल की ओर देखकर बोला, डार्लिंग चले। लक्की, तुमने 1,30,000 रुपए डोनेट कर दिए। डिंपल ने जब से उस स्पीकर पर वो आवाज सुनी थी, तब से उसका दिल बैठ गया था। वो जहां खड़ी थी वहीं की वहीं जम गई थी। हां, 1,30,000 रुपए डोनेट किया, लक्की ने कहा और फिर डिंपल के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोला, अभी तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं। तुमने बोला था ना कि तुमने तो मुझे तब पसंद किया था जब मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए तुम्हारे दिल में मेरे पैसों के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए प्यार है। मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए डिंपल। पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन अगर तुम साथ हो तो जिंदगी में सो गया। और मेरा पैसा अगर किसी अच्छी चीज के लिए काम आ रहा है तो ये तो अच्छा ही है ना। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी वजह से आज कोई बच्चा पढ़ पाएगा। और तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी 5,000 रुपए और रखे हुए हैं। हम कैंटीन चलते हैं, समोसा और कोल्ड ड्रिंक। मेरी तरफ से हमारे पेचअप की एक छोटी सी पार्टी, लक्की ने कहा और डिंपल की आंखों में देखने लगा। डिंपल को महसूस हो रहा था कि वो कितनी बड़ी गद्दी थी जो फिर से इस पागल के चक्कर में पड़ रही थी, लेकिन उसके सामने इतनी प्यार मोहब्बत की बातें करके वो एकदम से मुकर भी नहीं सकती थी। लक्की भी ये देखना चाहता था कि डिंपल अब भी कह रही थी, उसे मना भी रही थी, या उसकी नज़र सिर्फ उसके पैसों पर ही थी। क्या होगा आगे? क्या डिंपल लक्की की परीक्षा में पास हो पाएगी? क्या लक्की सच में डिंपल से रिलेशन रखना चाहता था या फिर उसे सबक सिखाना चाहता था? लक्की ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, वो चमकती हुई आंखों से डिंपल को देखने लगा। उसे लग रहा था कि डिंपल उसके इस एक्शन पर शाबाशी देगी, लेकिन डिंपल की आंखों का ठंडापन कुछ और ही कहानी सुना रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों का ठंडापन गुस्से में बदलने लगा था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं और सांसें फूलती जा रही थीं। कैफेटेरिया में जाने के लिए जैसे ही लक्की ने फिर से डिंपल का हाथ पकड़ा, मानो उसे करंट लगा हो, और वो जोर से चिल्लाई, निकलो यहां से, गेट लॉस्ट। डिंपल ने बहुत तेज आवाज में कहा था और उसकी आवाज सुनकर फिर से सभी लोग उसकी ओर देखने लगे थे। अटेंशन लेना डिंपल की आदत थी। लक्की को मन ही मन हंसी आ रही थी। फिर भी उसने चेहरे पर अटेंशन लाते हुए पहले बाकी सभी लोगों को देखा और फिर डिंपल की ओर देखते हुए बोला, अरे डिंपल, क्या हो गया? लक्की का चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था।
कि डिम्पल उसके साथ क्या कर रही थी, लेकिन मन ही मन वो सारा खेल समझ चुका था। लक्की, तुम एक नंबर के ना, गधे हो, उल्लू हो, पागल हो। तुम्हें जरा से पैसे क्या मिले? तुम अपने आप को मसीहा समझने लगे। तुम जैसे लोगों को तो जिंदगी भर गरीब ही रहना चाहिए और गरीबी में ही मर जाना चाहिए। आई हेट यू, डिम्पल ने कहा और उसके हाथ से अपना हाथ झटके से अलग करके वहां से निकल गई। अभी थोड़ी देर पहले उसने लक्की से जो कुछ कहा था उस पर उसे पछतावा हो रहा था। वो इतनी तेजी से चली जा रही थी कि उसने दोबारा मुड़कर उसे देखने की कोशिश भी नहीं की। सभी लोग लक्की को सन्न होकर देख रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए डिम्पल को जाते हुए देख रहा था। डिम्पल, मुझे मालूम है तू पैसे का आइसक्रीम देखकर मक्खी की तरह उस पर बैठने आ गई थी। तुझे क्या लगता है 1,30,000 रुपए देने से मैं गरीब हो जाऊंगा? मेरे पास ऐसे हजारों 1,30,000 रुपए हैं, लक्की ने कहा और अपने सफेद शर्ट पर से डिम्पल के हाथों के निशान को साफ करते हुए वहां से निकल गया। इधर ये सब होने के बाद लक्की का फिर से लाइब्रेरी जाकर बैठने का मन नहीं था। वो अपने दोस्तों के पास जाना चाह रहा था, लेकिन अमित रोशनी के साथ बिजी था और गर्वित प्रीतम लैब में अपने बिल्डिंग काम निपटा रहे थे। इसीलिए लक्की कॉलेज में ऐसे ही इधर उधर टहल रहा था। थोड़ी देर बाद वो गार्डन में जाकर बैठने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बजा। लक्की ने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा कि भूमिका का फोन था। बताओ लीडर, आप कहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो? मैं वहीं आ जाता हूं, बास्केटबॉल कोर्ट आ जाओ, पानी लाना है। लक्की ने भूमिका को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, न जाने क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो 7वें आसमान पे था। वैसे उसने जो कहा वो गलत भी नहीं था। भूमिका को उससे और कोई काम होता भी नहीं था, लेकिन आज बात कुछ और थी। जैसे ही उसने भूमिका की आवाज सुनी, उसकी भौहें आपस में मानो जुड़ ही गई। लक्की, तुम कितना सोचते हो यार, हमारी कितनी केयर करते हो। मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे कॉलेज में कोई इतना केयरिंग होगा। जीतने की तुम हो, और मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं किया कि तुम इधर ट्रेनिंग में आ जाओ। मैंने तो तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि आज तुम्हें स्प्रिंकल में आना है। शाम को पहुंच जाना, याद रहेगा ना? कॉलेज के बाहर जो है स्प्रिंकल, भूमिका ने कहा और फोन काट दिया। लक्की को तो लग रहा था कि वो भूमिका से मिलने के बहाने अदिति से भी मिल लेगा, लेकिन यहां पर तो बात ही कुछ और थी। ये मुझे स्प्रिंकल पर क्यों बुला रही है? लक्की ने अपने आप से पूछा और फिर घड़ी देखने लगा। शाम होने वाली थी, इसलिए वो गार्डन से उठा और स्प्रिंकल की ओर जाने लगा। स्प्रिंकल लक्की के कॉलेज के बाहर एक बड़ा सा कैफे था, जो अपने जूस, शेक, कॉफी और बाकी पेय पदार्थों के लिए जाना जाता था। कॉलेज में जिन लोगों के पास में थोड़े से ज्यादा पैसे होते, वो वहीं जाकर अपना शेक पीते थे। लक्की थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गया था। उसने देखा कि भूमिका वहां पहले से ही बैठी हुई थी। उसने आज ट्रेनिंग के कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि गहरे नीले रंग की जीन्स, सफेद टी शर्ट और एक गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ था। उसके बाल हल्के से रंगे हुए थे। लक्की ने देखा कि आज तो भूमिका ने हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। लीडर, आप यहां अकेले क्या कर रही हो? लक्की ने पूछा। क्यों, मैं यहां अकेले नहीं आ सकती क्या? भूमिका ने झेंपते हुए कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही भूमिका थी जो अभी कुछ देर पहले उससे इतने प्यार से बात कर रही थी। लक्की को ये चीज समझने में देर नहीं लगी कि वो इसलिए प्यार दिखा रही थी ताकि लक्की चुपचाप वहां पहुंच जाए। लक्की ने उससे कुछ नहीं कहा और उसके पास वाले स्टूल पर बैठ गया। सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे? एक वेटर आया और उसने लक्की से प्यार से पूछा। अरे ओ, इससे पूछने की जरूरत नहीं है, ये यहां पहली बार आया है, इसके लिए एक कॉफी ले आओ, भूमिका ने बीच में ही घुसते हुए कहा। थोड़ी ही देर में लक्की के लिए एक कॉफी आ गई थी। लक्की चुपचाप बैठकर वहीं कॉफी पी रहा था और भूमिका तब तक ये सोच रही थी कि आखिर वो लक्की को अपना प्लान कैसे समझाए। उसे लग रहा था कि उसके प्लान के लिए लक्की से सूटेबल और कोई नहीं था। लक्की ने देखा कि उसको देखते ही भूमिका के चेहरे पर मुस्कान तैर गई थी, जिसे देखकर एक बार के लिए लक्की भी डर गया था। लक्की को उसका इस तरह से उसे देखना अच्छा नहीं लग रहा था और वो बहुत असहज महसूस कर रहा था। वो समझ गया था कि आज भूमिका उसे फिर से किसी चक्कर में फंसाने वाली थी। देखो, मैं सीधा पॉइंट पे आती हूं। मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूं। फेवर ये है कि तुम्हें मेरी कजिन बहन का बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा, भूमिका ने कहा। बॉयफ्रेंड? ये शब्द सुनते ही लक्की थोड़ा सा चौंक गया था। उसने टेबल पर रखा टिश्यू उठाया और अपना मुंह पोंछने लगा। लक्की पहले ही भूमिका के मुंह से ये सुन चुका था कि उसकी कजिन की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। लीडर, आप क्या मजाक कर रहे हो? लक्की ने कहा
और भूमिका की ओर देखने लगा। वो तो यही मानता था कि भूमिका की नज़र में वो एक फटीचर और लूजर ही था, जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। फिर वो उसे अपनी बहन का बॉयफ्रेंड क्यों बना रही थी? अबे ओ, मैं तेरे साथ क्यों मजाक करने लगी? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहां बैठकर तेरे साथ मजाक करूं, समझा ना? मेरी बहन की उसके बॉयफ्रेंड से कुछ ज्यादा डिमांड नहीं है, और ना ही उसकी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट है कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा हो, वैसा कुछ नहीं है। बस उसे ये चाहिए कि उसका बॉयफ्रेंड ईमानदार हो और उसकी बात मानने वाला हो। बस, और मुझे लगता है कि इस रोल के लिए तुमसे ज्यादा और कोई फिट नहीं बैठ सकता है। भूमिका ने कहा। हाँ, पर यार, इससे पहले कि लक्की अपनी तरफ से कुछ कह पाता, भूमिका ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। पर क्या? क्या पर? पर पर मेरी कजिन का बॉयफ्रेंड बन जाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? भूमिका ने लक्की के ऊपर दबाव बनाते हुए कहा और आगे बोली, अगर तुम्हें आगे कुछ कहना है ना, तो मत कहो। जो भी जुबान पर आ रहा है उसे कॉफी के साथ वापस निगल जाओ। आज के बाद से तुम बस एक अच्छे बॉयफ्रेंड बनोगे। बात खत्म, भूमिका ने कहा और दूसरी ओर देखने लगी। लक्की के होश ही उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ना जाने किस मुहूर्त में उसने भूमिका से मिलने के लिए हां कर दी थी। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि भूमिका इतने प्यार से बात कर रही थी। इसका मतलब साफ था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था। अब क्योंकि वो यहां आकर बैठ गया था, इसलिए उसके पास से यहां से जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। भूमिका ने फिर से उसे देखा और बोली, तुम यहीं बैठो, मेरी बहन अभी थोड़ी ही देर में आती होगी। अच्छे से बिहेव करना और मेरी नाक मत कटवाना, समझे? भूमिका ने लक्की की बैठे बैठे की डेट सेट कर दी और फिर वो अपना फोन निकालकर अपने कजिन को फोन करते हुए बाहर चली गई। हेलो, कहां तक पहुंची? भूमिका ने पूछा। हाँ, बस पहुंचने ही वाली हूं मैं। बस 1 किलोमीटर और बता रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे लिए कोई ढूंढ कर रखना। कोई मिला क्या? उसकी कजिन ने उधर से पूछा। हाँ, मैंने उसे ढूंढ लिया है। इस वक्त वो मेरे साथ स्प्रिंकल पर ही बैठा है। भूमिका ने गर्व के साथ कहा। हाँ, लेकिन जैसा चाहिए था वैसा ही है ना? उसकी कजिन ने पूछा। हाँ, हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। और मैं शर्त लगाकर कह सकती हूं कि आपको भी वो बहुत पसंद आएगा। मुझे अपने पूरे कॉलेज में ना इससे अच्छा और कोई नहीं मिल सकता। अगर आप उससे सड़क पर कहीं मिलती ना, तो आप यही कहती कि ये कोई कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का नहीं है, बल्कि ईंटों की भट्ठी पर काम करने वाला कोई मजदूर है। भूमिका ने कहा। अच्छा, ऐसा क्या? तब तो ठीक है। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अभिजीत को पटा ही लूंगी। भूमिका की कसम ने कहा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर तुम अभिजीत जैसे लड़के को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो, तो फिर तुम इस फटीचर को अपना बॉयफ्रेंड क्यों दिखा रही हो? जो अभिजीत पर हाथ डाल दिया है, तो फिर इसकी तरफ क्यों देखना? भूमिका ने पूछा। अरे भूमि, तू बच्ची है अभी। तुझे पता है कि अभिजीत कितना बड़ा आदमी है? वो करोड़ों का मालिक है और वो मुझसे बहुत ज्यादा कमाता है। मेरी तो जॉब भी अभी हाल ही में लगी है, तो मेरे पास तो उसके जितना पैसा भी नहीं है अब। वो मुझे पसंद करता है, लेकिन फिर भी कमान उसके हाथ में है। जब तक वो मुझे आगे से प्रपोज नहीं करेगा, तब तक मैं उसे जाकर प्रपोज नहीं कर सकती, और इसलिए इस पूरी सिचुएशन को अपने हाथ में लेने के लिए मैं इस लड़के के साथ सेट होना चाहती हूं। जैसे ही अभिजीत मुझे इसके साथ देखेगा, वो परेशान होगा, टेंशन में आएगा और आते ही मुझे प्रपोज करेगा। उसकी कजिन ने उसे सारा खेल समझाते हुए कहा। हाँ, पर इसके लिए किसी फटीचर लड़के की ही क्यों जरूरत है आपको? भूमिका को अभी भी बात पूरी समझ नहीं आ रही थी। अरे पागल लड़की, एक बार जरा सोच। अगर अभिजीत की जगह एक गरीब लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा, तो इससे मैसेज तो यही जाएगा ना कि अभिजीत एक फटीचर से हार गया। जैसे ही उसे ये पता लगेगा, उसके तो दिल में आग ही लग जाएगी, और फिर वो मेरे ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देना शुरू करेगा और मेरा ख्याल रखना भी शुरू करेगा। उसकी कजिन ने उसे समझाते हुए कहा। अरे वाह, क्या गेम खेला है? भूमिका के मुंह से निकला। अब उसे सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा था, और जैसे ही भूमिका ने फोन रखा, उसके 5 मिनट के बाद ही एक काले रंग की गाड़ी स्प्रिंकल के सामने रुक गई। उसमें से एक लड़की निकली, जिसके बाल लंबे और जूते काले थे। उसके पैर लंबे थे और उसने स्टॉकिंग पहनी हुई थी। जैसे ही वो लड़की गाड़ी से नीचे उतरी, सभी मर्दों की निगाहें उसके ऊपर जा टिक्की थीं। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी फैशन शो की मॉडल गाड़ी में से उतर आई थी। बहन भूमिका उसे दूर से ही देखते हुए चिल्लाई और फिर उसकी ओर जाने लगी।
उसकी बहन भी स्प्रिंकल की ओर बढ़ी और फिर दोनों कसकर एक दूसरे से मिल गए। इसके बाद भूमिका ने उससे कहा, अंदर चलो, वो हमारा अंदर ही इंतजार कर रहा है। भूमिका ने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ अंदर जाने लगी। इधर उसकी कजिन ने भूमिका को बीच में ही रोका और उससे बोली, एक बात सुनो, तूने उससे ये तो नहीं बोला ना कि हम उसे यूज करने वाले, मतलब तूने हमारा एक्चुअल प्लान तो उसे नहीं बताया ना? उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जैसे ही अभिजीत मुझे प्रपोज कर देगा, उसके बाद हम उसे सब कुछ सच सच बताकर माफी मांग लेंगे। अरे बहन, इतनी भी छोटी नहीं हूं, इतनी सी बात ना समझूं। मैंने उसे बस यही कहा है कि तुम्हें मेरी बहन का बॉयफ्रेंड बनना है। बस बेचारा इतना सीधा है ना कि मना नहीं कर पाया। अब जब हमारा काम पूरा हो जाएगा ना, तो हम उसे सच बता देंगे, और सॉरी बोलें या ना बोलें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। भूमिका ने कहा, अच्छा वो दिखता कैसा है? ठीक तो लगता है ना? क्योंकि जब तक अभिजीत सामने से नहीं आ जाता, तब तक तो मुझे उसी की शक्ल देखनी पड़ेगी ना। उसकी कजिन ने फिर से कहा, हाँ, वैसे देखने में तो अच्छा ही है, बस गरीब है इसलिए अच्छा नहीं लगता। पर हां, काम चल जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भूमिका ने कहा, अच्छा ये बताओ मैं कैसी देख रही हूं? उसकी कजिन ने पूछा। भूमिका ने पहले उसे देखा और फिर उसके आसपास के लड़के को देखने लगी जो उसकी बहन को ही घूर रहे थे। भूमिका ने अपनी कजिन से कहा, आप इन सब चूजों की आंखों में देख लो कि आप कैसी लग रही हो। उसकी कजिन जोर से हंस दी और फिर भूमिका के हाथों पर हल्की सी चपत लगा दी। इसके बाद दोनों स्प्रिंकल के अंदर जाने लगे। इधर लक्की अभी भी बैठकर कॉफी ही पी रहा था। उसे लग रहा था कि उसने भूमिका को हां करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उसने कॉफी का आखिर सिप लिया ही था कि उसके पीछे से एक आवाज आई, अरे यहां मेरी बहन आ गई और तुम्हारी अभी तक कॉफी खत्म नहीं हुई। भूमिका ने कहा। उसकी कजिन ने देखा कि उस लड़के ने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी। उसके बालों को पीछे से देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई गरीब आदमी था, लेकिन जैसे ही वो भूमिका की दिशा में घूमा, उस लड़की के होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसकी बहन जिसे फटीचर समझ रही थी, वो लक्ष्मणलाल अग्रवाल था। इधर लक्की ने देखा कि भूमिका जिसे अपनी बहन बता रही थी, वो सिटी बैंक की मैनेजर यास्मीन थी। दोनों के मुंह एक दूसरे को देखकर खुले के खुले रह गए थे। अब उन तीनों के बीच आगे क्या होने वाला था? क्या होगा जब यास्मीन लक्की का सच भूमिका को बता देगी? क्या लक्की का राज अब खुल जाएगा? क्या हाल होगा भूमिका का जब उससे लक्की की सच्चाई पता लगेगी? जैसे ही लक्की और यास्मीन ने एक दूसरे को देखा, उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। यास्मीन ने उसे देखते ही पहचान लिया था कि उसके सामने खड़ा आदमी आखिर कौन था। उसे मालूम था कि यही आदमी अभी थोड़े दिन पहले ही बैंक से सुप्रीम कार्ड लेकर निकला था। यास्मीन ने इसके बैंक से चले जाने के बाद मैनेजर से लक्की के बारे में बात भी की थी। तब उसने यास्मीन को बताया कि उसके पास कितना सारा पैसा और कितनी सारी प्रॉपर्टी थी। उसने ये भी बताया कि लक्की ही वो पहला इंसान था जिसने उस बैंक में से फिंगरप्रिंट के जरिए पैसे निकाले थे। ये सुनते ही यास्मीन की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। अब जब इतना अमीर आदमी उसके सामने खड़ा था, तो यास्मीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बिहेव करे। अरे तुम्हारी आंखें हैं या बटन तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरी बहन खड़ी है? इसके लिए चेयर कौन खींचेगा? भूमिका ने लक्की को हड़काते हुए कहा। यास्मीन ने भूमिका को घूर कर देखा और फिर लक्की की ओर प्यार से देखते हुए बोली, हेलो, कैसे हैं आप? भूमिका को लगा कि उसकी बहन लक्की के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपनी बात से मुकर ना जाए। फिर भी भूमिका से रहा नहीं गया और वो फिर से बोली कि चेयर खींचो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ले लूंगी। यास्मीन ने कहा और कुर्सी खींचकर खड़ी हो गई। वो लक्की के बैठने का इंतजार कर रही थी। लक्की को मन ही मन अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी। अंदर ही अंदर हंसते हुए पहले वो बैठा और फिर उसके सामने यास्मीन और भूमिका भी बैठ गए। भूमिका को लग रहा था कि यास्मीन लक्की के सामने कुछ ज्यादा ही बन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लक्की को इतना भाव क्यों दे रही है। वो तो वैसे भी इस खेल में प्यादा है, तो उसे अभी से इतना सिर पर क्यों चढ़ाना? भूमिका ने मन ही मन सोचा। फिर उसे लगा कि हो सकता है किसी भी तरह का शक करने का मौका नहीं देना चाहती होगी, इसलिए वो इसी तरह से बात कर रही है। बहन, मैं तुम्हारा इससे इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। इसका नाम लक्की है, हमारे कॉलेज में 2nd ईयर का स्टूडेंट है। काफी ईमानदार लड़का है और मुझे लगता है कि तुम्हें इससे ज्यादा ईमानदार लड़का है और मुझे लगता है कि तुम्हें इससे ज्यादा ईमानदार लड़का कहीं नहीं मिल सकता है। भूमिका ने अपनी बहन के सामने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने लक्की की ओर देखा।
उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे इन दोनों के इरादे की कोई भनक नहीं थी, इसलिए भूमिका की खुशी भी दोगुनी हो गई थी। वहीं यास्मीन ने उसे देखा और शर्मिंदा होते हुए उसके सामने हाँ में गर्दन हिला दी। इसके बाद भूमिका उसके खाने पीने के लिए कुछ ऑर्डर करने के लिए मेन्यू देखने लगी। लेकिन आज क्योंकि वहां पर भीड़ ज्यादा थी, इसलिए वेटर भी आने में थोड़ी देर कर रहा था। अरे क्या हुआ लक्की, तुम्हारे होश क्यों उड़ गए और इधर उधर क्या देख रहे हो? जाकर वेटर को बुला लाओ ना, दिख नहीं रहा कि मैं कितनी देर से हाथ में मेन्यू पकड़े खड़ी हूं? भूमिका ने फिर से उसे दुत्कारते हुए कहा और फिर टेबल पर मेन्यू रखकर अपने पैर पर पैर डालकर बैठ गई। लक्की उठकर जाने ही वाला था। अरे अरे नहीं, तुम रुको, मैं जाकर देखकर आती हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी झिझक थी, जिसके पीछे की वजह भूमिका को कुछ समझ नहीं आ रही थी। भूमिका जिस तरह से लक्की से बात कर रही थी, उसे सुनते ही यास्मीन बुरी तरह से घबरा गई थी। या तो उसे अंदाजा नहीं था कि लक्की कौन था, या फिर उसकी बहन सच में बहुत हिम्मत वाली थी। जैसे ही यास्मीन जाने के लिए उठने वाली थी, भूमिका ने उसे घूर कर देखा और कहा, अरे तुम क्यों जाओगी? लड़का वो है तो उसे जाने दो ना, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम लड़कियां हैं? जाओ, जाकर वेटर को बुलाकर लाओ। भूमिका ने लक्की की ओर देखते हुए कहा। लक्की का मन तो कर रहा था कि वो सीधा उठकर बाहर कहीं चला जाए, लेकिन यास्मीन की ऐसी हालत देखकर उसे मजा आ रहा था। उसे एक पल और ही लगा था कि भूमिका फिर से बोली, भाई लिख कर दूं क्या? जाना, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है क्या? लक्की को भूमिका के बारे में सब कुछ पता था। वो जानता था कि उसे बात करने की तमीज नहीं थी। सब लोग उसे इसलिए झेल लेते थे क्योंकि वो लीडर थी, और लक्की को भी उसके इस तरह से बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए वो चुपचाप खड़ा हुआ और मैनेजर के काउंटर के पास जाने लगा। उसने भूमिका वाली टेबल की ओर इशारा करते हुए वहां पर एक वेटर को भेजने के लिए कहा और सीधा वॉशरूम चला गया। वो इन दोनों से दूर 2 पल की सांस लेना चाहता था। थोड़ी ही देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि यास्मीन वहीं बाहर ही खड़ी थी। उसकी चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन लक्की उसकी आंखों को देखकर ये कह सकता था कि वो शौरी फील कर रही थी। इससे पहले कि लक्की उसे कुछ कहता, उसने लक्की से कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और आप मेरी बहन भूमिका की बात का बुरा मत मानिएगा। वो एक नंबर की पागल है। किस तरह के लोगों से किस तरह बात करनी चाहिए, उसे इस चीज की बिल्कुल भी समझ नहीं है। जैसे उसने आपसे बात की ना, वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं उसके बिहाफ से आपसे माफी मांगती हूं। यास्मीन के माथे पर चिंता की लकीरें बन गई थीं। वो सच में बहुत परेशान दिख रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भूमिका मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बात करती है, इसलिए मैं उसकी बातों का ना बुरा नहीं मानता। लक्की ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर यास्मीन की आंखों में देखते हुए बोला, वैसे तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? लक्की को अभी तक यही याद था कि जब आखिरी बार जब वो यास्मीन से मिला था, तो लक्की के बैंक के बाहर जाने के बाद भी यास्मीन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था कि वो है कौन। इसलिए लक्की को अभी भी इस बात पर शक हो रहा था कि वो भूमिका की बात पर इसलिए माफी मांगने आई थी क्योंकि उसे बुरा लगा था, या फिर वो इसलिए आई थी क्योंकि उसे उसकी असलियत का पता चल गया था। यास्मीन ने 1 सेकंड का वक्त लिया और फिर लक्की के सामने बिना कुछ बोले सिर्फ हाँ मैं अपनी गर्दन हिला दी। भले ही वो लक्की की असली पहचान के बारे में पूरी तरह से नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वो इतना तो जानती थी कि लक्की वाकई बहुत अमीर था। मुझे एक बात का जवाब दो, जब तुम खुद इतनी अमीर हो, इतने अच्छे बैंक में जॉब कर रही हो, तो फिर एक गरीब को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती हो? लक्की ने पूछा। जब से उसने यास्मीन को देखा, तभी से उसके मन में ये सवाल घूमे जा रहा था। सर, वो असल में यास्मीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो लक्की के सवाल का जवाब कैसे थे। अगर वो लक्की को सच बता देती तो उसे लग रहा था कि लक्की उसकी लाइफ की कहानी को यही खत्म करवा देता। लक्की अभिजीत से कई गुना ज्यादा अमीर था। अचानक यास्मीन को लगा कि ये उसके लिए और भी अच्छा मौका था। उसे लग रहा था कि अगर वो अभिजीत की जगह लक्की को फंसाने में कामयाब हो जाती है तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और उसे फिर से कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा, पावर, इज्जत सब उसके पैरों में होंगे। वो रातों रात अमीर हो जाएगी, बहुत अमीर। ये सोचते ही अचानक यास्मीन के दिमाग में एक तरकीब आ गई थी। वो सोच भी रही थी कि क्यों ना लक्की को ही इस्तेमाल किया जाए। इसलिए उसके सवाल के जवाब में यास्मीन बोली, आखिरी बार जब हम बैंक में मिले थे तब मैंने आपके बारे में ना बहुत गलत सोच लिया था। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे इस बात पर बहुत घमंड होने लगा था कि मैं बहुत अमीर हूं और मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं दिल से बहुत गरीब हूं।
मेरे अंदर ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने आप को सुधारने के लिए एक गरीब से प्यार करूंगी, ताकि मैं जिंदगी का असली सुख देख सकूं, उसे फील कर सकूं। अगर मेरा उसके साथ सब कुछ ठीक चलने लगा तो मैं उसी से शादी भी कर लूंगी। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यास्मीन की आवाज़ में गंभीरता थी। वो लक्की से फेवर लेने के लिए जितना पोलाइट हो सकती थी, उतना पोलाइट होने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, लक्की ने कहा। लेकिन लक्की को तो उसकी आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था। जैसे ही लक्की ने उसकी आंखों में इस तरह देखा, तो यास्मीन ने अपनी नजर नीचे झुका ली। इससे पहले कि लक्की के मन में उसके लिए शक और ज्यादा गहरा था, उसने लक्की से कहा, मैं सच बोल रही हूं सर। मैं कसम खाकर कह रही हूं कि मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकती हूं। अगर मैं झूठ बोल रही हूं ना, तो मुझे ऐसी मौत आई जैसे आज तक किसी को ना आई हो। यास्मीन ने लक्की को यकीन दिलाने के लिए और उसका दिल जीतने के लिए कसम तक खा ली थी, लेकिन लक्की के मन में अभी भी शक बना हुआ था। लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। तुम्हें तो पहले से मेरी पहचान के बारे में मालूम है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए ठीक रहूंगा। लक्की ने उसकी आंखों को और गहराई से देखते हुए कहा। लक्की के मन में ये बात निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी कि यास्मीन के इरादे कुछ और ही थे। इसलिए वो सोच रहा था कि उससे पहले से ही जितना दूर रहा जाए वो उतना अच्छा था। लेकिन इधर यास्मीन भी इतनी आसानी से इतने अच्छे मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। भले ही लक्की ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया था और वो उसकी बात नहीं सुन रहा था, लेकिन यास्मीन ने प्रोग्राम बना ही लिया था कि वो लक्की को छोड़ने वाली नहीं है। सर, एक्चुअली एक और रीजन है जिसकी वजह से मैं बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए ना इतनी मरी जा रही हूं। असल में मेरी फैमिली वालों ने मेरे लिए एक अच्छा लड़का देखा है। उसका नाम अभिजीत है। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है सर, लेकिन वो और उसका परिवार और मेरा परिवार मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। अब मेरे पास उसे मना करने के लिए ना कोई सॉलिड रीजन नहीं है। इसलिए मुझे ये जल्द से जल्द एक बॉयफ्रेंड की तलाश है, ताकि मैं उससे पीछा छुड़ा सकूं। सर प्लीज, इस मैटर में आप ही मेरी हेल्प कीजिए ना सर, प्लीज। यास्मीन ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अभी आधे घंटे पहले तो यास्मीन ये सोच रही थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे अभिजीत उसे जल्द से जल्द प्रपोज करे। लेकिन अब जब उसे पता चला कि उसके सामने लक्की था और लक्की उससे कई गुना ज्यादा अमीर था, तो वो तुरंत अभिजीत के पाले से कूदकर लक्की के पाले में आ गई थी, जहां वो एक और अभिजीत के ऊपर जान छिड़क रही थी और उसके लिए लक्की को यूज करने वाली थी। लेकिन जब उसने देखा कि लक्की उसकी बात में हां करने से थोड़ा झिझक रहा था, तो यास्मीन अपनी आंखों में थोड़े से आंसू ले आई और उसका गला भर आया और उसने भरी हुई आवाज में कहा, सर, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए सर। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सर। मैं जानती हूं कि आप बहुत ही क्यूरिंग इंसान हैं और आप मदद भी करते हैं, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर, प्लीज। यास्मीन की आंखें देखकर लक्की का दिल एक बार तो पिघल ही गया था। साथ ही वो काफी सुंदर भी थी और उसकी आंखों में जो आंसू बह रहे थे, उसकी वजह से वो और भी खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर चलो ठीक है, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। लक्की का दिल आखिरकार पिघल गया और उसने यास्मीन के साथ उसके खेल में शामिल होने के लिए हां कर दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्की सर। यास्मीन ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली। इससे पहले कि वो लक्की का हाथ पकड़ती, उसने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी असल पहचान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, भूमिका को भी नहीं, वरना मैं। यास्मीन की ओर देखने लगा। वो किसी को भी अपनी पहचान के बारे में नहीं बताना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो कॉलेज में रहते हुए किसी मुसीबत में पड़े। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। यास्मीन ने तुरंत ही हां कर दी। वैसे भी उसकी पहचान के बारे में भूमिका को बताने पर नुकसान यास्मीन का ही होना था। अगर वो उसे बता देती तो हो सकता था कि भूमिका भी उसके पीछे पड़ जाती। वो दोनों तो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और इसलिए भूमिका के पास लक्की से मिलने के ज्यादा मौके थे। यास्मीन अपने ही दुश्मन को अपने ही हाथों से किसी भी कीमत पर खड़ा नहीं करना चाहती थी। वहीं यास्मीन को अपने कसम पर हंसी भी आ रही थी। उसे मालूम ही नहीं था कि वो जिससे बदतमीजी से बात कर रही थी वो दरअसल कितना अमीर आदमी था। ऐसे में अगर उसे पता चल भी जाता और वो खुद भी लक्की को प्रपोज करने की कोशिश करती, तो भी लक्की उसकी बिहेवियर की वजह से कभी उसे भाव नहीं देने वाला था। इतनी बात होने के बाद लक्की और यास्मीन फिर से अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए थे। बेचारी भूमिका, यास्मीन ने कहा और मन ही मन हंसने लगी। लक्की ने उसके मुंह से यह सुना और लक्की ने उससे पूछा, क्या बोला तुमने? लक्की ने पूछा। नहीं नहीं,
कुछ नहीं। मैं तो बस ये कह रही थी कि भूमिका हमारा इंतजार कर रही होगी, हमें चलना चाहिए। यास्मीन ने कहा, हाँ हाँ, चलते हैं। लक्की ने कहा और आगे निकल गया। यास्मीन लक्की को जाते देखकर सोचने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी चारों ओर सीटियां बजनी शुरू हो गई थीं। आज उसे पता चला कि लक्की की असली पहचान क्या थी। लक्की तो हाथी था और अभिजीत उसके आगे चींटी। अब आगे यास्मीन लक्की को किस तरह जाल में उलझाने वाली थी। कहीं लक्की ने यास्मीन नाम की कोई मुसीबत मोल तो नहीं ले ली थी। दोनों के बीच अब आगे क्या होने वाला था।